मुझे शादी के नाम से डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था वो मुझे डराता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, बेतहासा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात हर लड़की बहुत अभिमान और सपने सजाकर अपने पिया के घर आती है। नई जिंदगी में नई खुशियों की इंतजार में रहती है। लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर परेशान का शिकार थी कि पति के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं, जहां मेरा पति मुझे देख ना सके। काश यह सब कुछ मेरी आंखों से गायब हो जाए। मेरा दिल इस वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। घबराहट की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरा पति अमित कमरे में आया। उसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। डर के मारे मैंने अपने बेड की चादर को अपने हाथों से दबोच लिया था। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी यह मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा पति मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। अमित मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो उसे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, क्या बात है प्रिया, तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने नाम में सर हिला दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं वहा। कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने धीरे से कहा, मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है, पता नहीं कैसे सब होगा। वो कहने लगा कि देखो, इसका एक ही हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वह क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, यह गोली खा लो। मैंने कहा, यह कैसी दवा है अमित? कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इसी गोली में है। अमित की बात को मैं समझ ना पाई थी। मैं सोचने लगी, आखिर मेरी परेशानियों का हल यह गोली कैसे हो सकती है? खैर, डर इस कदर ज़्यादा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। और जब अमित ने विश्वास दिलाया कि यह गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएंगी, तो मैंने वह गोली खा ली। अमित मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होठों पर लगाया था। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे शरीर में कंपन पैदा हो चुका था। धीरे धीरे अमित ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था और मैं डर के मारे अपने आप को उससे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में खुमारी से उतरने लगी है। धीरे धीरे मैं नींद की आगोश में जाने लगी थी। चाह कर भी मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी, कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी ले लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी। जब मेरे दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि उनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, पति अपनी पत्नी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता, और तुम तो खैर मनाओ, तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ ना जाने क्या। यह कहकर वह चुप हो गई और मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। उसकी अर्थपूर्ण बातें मेरा दिमाग और मेरा होश दोनों उड़ा चुकी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे अब उस रात से डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। शादी की रात अपने पति के आने पर मैं बेहद डरी हुई और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन अमित ने मेरी बात को सुनकर मुझे समझाने की कोशिश की थी। उसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद नहीं थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा पति मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी, और उससे मैं अभी तक अनजान थी, जो बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ था,
खैर जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहर सी उठने लगी थी और मैं दर्द से करहा उठी थी। मेरे साथ लेटा मेरा पति फौरन से उठा और बैठा और कहने लगा, क्या हुआ प्रिया? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और शरीर में भी दर्द है। याद करने के बावजूद मुझे यह रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड के क्राउन से टेक लगाकर बैठी थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे पति ने रात को मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला व्यवहार बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाहकर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसलिए दर्द की तेजी की वजह से मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे थे। मुझे यह रोता देखकर अमित भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो यह सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस सब का आदी बना लेना चाहिए। और वैसे भी शादी की पहली रात थी तो तुम्हें ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस बात की आदत पड़ जाएगी। और फिर जब पत्नी खूबसूरत हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दूंगी और मैं अपनी यह रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना शरीर इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि उठकर खड़ी हो जाती। अमित घर पर अकेला रहता था। उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे, कहने लगे अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है। अब अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं है तो इसमें उसका क्या दोष है? आपने अच्छी तरह छानबीन कराई तो है। इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या कमी नहीं निकाली है। अच्छा है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएंगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। अमित जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी सेवा करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर तुमको ही संभालना है। मुझे उसकी इस बात पर ताज्जुब हुआ था, लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उसका नाश्ता बना सकती थी। वह अपनी बात कहकर कमरे में जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं देर से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी कमर टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखकर नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। अमित बाहर लाउंज में बैठा फ़ोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। गुजरी हुई रात के पल ना जाने किसके साथ शेयर कर रहा था, वह भी बड़े ही बेशर्म अंदाज में। मुझे अमित का इस तरह अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी। इस तरह मैं अभी अमित से कुछ भी कह नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि मैं अमित को बाद में कहूँगी कि इस तरह की बातें बाहर ना करे। मैं फ़ौरन से नज़रें झुकाए किचन में चली गई थी। मुश्किल से ही मैंने अपना और अमित का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बीच मैंने झिझक दिए हुए अमित से यह बात कही थी। मैंने कहा कि अमित, मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज रात को आपको समय ना दे सकूं, और प्लीज़ आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। अमित उस समय चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप ऑटो के करीब जाते जाते रुका था। कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज़ नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत में जल्द से जल्द औलाद चाहिए, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी, मैं शायद इस काबिल नहीं थी कि मैं दोबारा उसी तकलीफ को झेलती। लेकिन मेरे सामने खड़ा इंसान मेरी हर तकलीफ से बेखबर था। बस वह अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर अमित मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना। फिर यह किस चीज़ की दवा है? कहने लगा, यह जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवा है। यह सुनकर तो मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखते ही रह गई कि आखिर उसे किस बात की जल्दी है। वो कहने लगा, यह नींद की दवा नहीं है। मेरी शादी को कौन से 4-5 साल बीत चुके थे। अभी तक शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे और ना ही मेरे सास ससुर जिंदा बैठे थे जिन्हें पोता और पोती गोद में खिलाने की जल्दी थी। आखिर वह मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा क्यों दे रहा था? मैंने कहा, अमित अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं। आराम से 2-4 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे। अभी तो खुद ही हमारी मौज मस्ती के दिन है। वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी जल्दी है बच्चे की।
मुझे बच्चे बहुत पसंद है। शादी से ज़्यादा मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी और इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी कि जल्द से जल्द शादी हो और मेरे घर में नन्हे मुन्ने से बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। मैं नहीं चाहता कि समय बर्बाद हो, कि 1 साल पहले मैं ये देखता रहूँ कि तुम्हें औलाद होती है या नहीं और फिर तुम्हें उसके बाद दवा खिलाऊँ। यह कहकर उसने वह मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वह दवाई अपने अंदर उतार ली थी, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब पिछली रात वाली बेहोशी मुझ पर फिर से छाने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं यह बात सोचती कि अगर यह दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी, मुझ पर क्यों बेहोशी सवार हो रही थी। और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। मैं दोबारा से नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी के आलम में भी मुझे अपनी सिसकारियाँ अपने कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। दर्द की इतनी तेज थी कि गहरी नींद के बावजूद भी रो रही थी। सुबह मेरी आँख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई थी। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने अमित को उठा दिया और मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझे सहा नहीं जा रहा है, भगवान के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन वह झुलझुलाहट से कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का सत्यानाश कर रही हो? मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ, तुम उसे खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दी, जिसे खाकर मेरा दर्द तो बस थोड़ा सा फर्क हुआ था और मैं दोबारा सो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी दर्द फिर से उठने लगा था। अब तो यह रोज का रूटीन बन गया था। लगातार 8 दिन से मैं ऐसे ही तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन अमित को जैसे मेरी किसी तकलीफ को कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा, मुझे माँ के घर छोड़ दो। मुझे अमित से दूर रहने का एक ही बहाना सूझा था। वह कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक कि मेरी औलाद नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं पे भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर उसे बच्चों की इतनी जल्दी क्यों थी। हर चीज़ अपने समय पर होती है, बच्चे का होना या ना होना मेरे बस में तो नहीं था। 8 दिन में ही मेरा यह हाल हो चुका था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर अब तो मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं अमित से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो वह इस बात पर भी नहीं मानता, कहता डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन इस बार जैसे ही वह घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुला लिया और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से के दर्द का कहा और मेरा हाथ अब भी मेरे पेट पर था। मैं 8 दिन से लगातार यह तकलीफ सह रही थी। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। मैं आंखें फाड़े डॉक्टर की बात सुन रही थी। उसने क्या कह दिया था यह सच नहीं हो सकता था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने ना में सर हिलाया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वह कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वह मुझसे पूछने लगी, क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता है? मैंने ना में सर हिला दिया, क्योंकि अमित वो रोज मुझे जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने वाली दवाई देता है और जिसको खाते ही मैं गहरी नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर अमित पर शक होने लगा, क्योंकि ना ही वो उसकी दुश्मन थी जो मुझसे झूठ बोलती या अमित के खिलाफ मेरे कान भरती। वह तो एक डॉक्टर थी, डॉक्टर पर्सनल थी। उसका पैसा था सिर्फ अपने मरीज का चेकअप करना, उनका इलाज करना था। उसने वही बात बताई होगी जो मेरे साथ हुआ था। मेरे पास डॉक्टर की बात पर विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मेरे दिल में अब अमित के लिए शक पैदा हो चुका था। डॉक्टर कहने लगी, अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है तो वह तुम्हें नींद की दवा देकर ही क्यों तुम्हारे करीब आता है? उसकी वजह क्या है? इस तरह के सवाल सुनकर मुझे क्योंकि पहले की बात याद करके अमित पर और शक होने लगा था। लेकिन मैं यह कैसे जान सकती थी कि ये सच क्या है? मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता था। जबरदस्ती वह मेडिसिन मेरे मुंह में डाल देता और पानी का गिलास मेरे ओंठों पर लगा देता। डॉक्टर कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, मुझे तुम उस मेडिसिन का नाम बताओ। तो मैंने सोचा, मुझे तो उस मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज तक अमित ने मुझे वह मेडिसिन दिखाई ही नहीं थी। वह तो अपनी अलमारी में से वह दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन जब मैंने यह बात लेडी डॉक्टर को बताई तो हंसने लगी। ऐसी कौन सी दवा है जो तुम्हारा पति इतना छुपा कर रखता है और रोज जाने तुम्हें इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है? तुम अपने पति की हरकतों पर नजर रखो, गौर करो, तुम्हें मेरी बात सही लगेंगी और तुम्हें समझ आ जाएगा कि डॉक्टर मुझे ये सारी बातें कह रही थी। उस वक्त अकेले ही मैं उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी।
और वह डॉक्टर थी। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी थी। ये बात अपने दिमाग में लेकर घर तक पहुंची थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तुम्हारे सर पर तो सास ससुर ननंद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है और तुम्हारा पति भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तुम देखो अपनी क्या हालत बना रखी है। 8 दिन में ही सूख कर कांटा हो गई हो, चेहरे की रंगत पीली पड़ गई है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा पति किसी जानवर से कम ना था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहत देकर घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था और यह ऐसी बात थी कि मैं अमित से कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपना आपा बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊँ, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे पति की अनुमति के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अलमारी खोलकर देखती हूँ कि आखिर अमित मुझे कौन सी दवा खिलाता है। मैं फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई, धीरे से चलती हुई अलमारी के पास आई और अमित की अलमारी खोल दी। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक कपड़ा उठाकर देखा, लेकिन वह दवा मुझे कहीं ना मिली। फिर मैंने दराज में देख ली, उसमें भी कुछ ज़रूरी कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक था। मैं समझ गई कि वह दवाई अमित ने इसी लॉकर में रखी है। रात को जब अमित वापस घर आया तो उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ ही चुकी थी। जो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। वक्त मैंने दूध 1 गिलास पी लिया। इससे पहले कि अमित कमरे में आता मैं फ़ौरन से बेड पर जाकर लेट गई, अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर मुझे बता चुकी थी। उसके बाद तो मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोने चली गई ताकि अमित को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है वो मुझे सोया देखकर मुझे मेडिसिन ना खिलाए और मुझ पर यूं बेहोशी सवार ना हो। मैं जानना चाहती थी कि अमित रात को मेरे साथ क्या करता है। कुछ देर के बाद अमित कमरे में आया, मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो अमित माथे पर बल चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, अमित मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ और मेरी कमर में भी दर्द है। मेरी बात सुनकर अमित कहने लगा, यह बहाने तुम मेरे सामने मत बनाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो उठो और दवा खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने दवाई अपने अलमारी में छुपा कर क्यों रखी है? मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूँगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े हैरत से मुझे देखा था। कहने लगा, तुम यह कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा, ऐसे ही मैंने सोचा आज दवा मैं खुद खा लेती हूँ। मैंने आपकी अलमारी खोलकर देखा तो कहीं पे भी वह दवाई मौजूद ना थी। मुझे लगा शायद आपने दवाई लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना गढ़ दिया था। कहने लगा, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वह दवाई रोज़ाना तुम्हें खिलाता रहूँगा और जब तक बच्चा नहीं हो जाता वह तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊँगा। मैंने कहा, अमित मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? और बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरा ट्रीटमेंट होता है, वह कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। वह खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा था शायद मेरी इस बात पर अमित मुझे वह दवा नहीं देगा, लेकिन वह कहने लगा, मैं जानता हूँ कि वह दवा औरत को प्रेग्नेंट कर देती है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरी बात मानो, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैंने कहा, आज मैं कोई भी दवा नहीं खाऊंगी। मेरा यह कहना था कि अमित का पारा हाई हो गया था और उसने मुझे ज़बरदस्ती वह दवा खिलाई थी और दवाई खाने के बाद फिर से वही हालत होने लगी थी और सुबह मैं अपने किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगी। इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। रात के समय मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा कि जहाँ से मेरा बेड आसानी से नज़र आ सके। रात को अमित ने फिर से मुझे वह दवा खिलाई थी और मेरी वही हालत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो अमित के ऑफिस जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया, उस पर लगी वीडियो देखने लगी और जिसे देखकर मेरे होश हवास उड़कर रह गए थे। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया था और अपने चकराते सर को पकड़ने लगी थी। जो कुछ मेरा पति मेरे साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि अमित घर वापस आता मैंने अपने माँ बाप को घर बुला लिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। यह सुनकर तो मेरे माँ रोने लगी थी। मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। अमित एक अधूरा मर्द था, वह इस काबिल भी नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता।
बल्कि वह तो इस काबिल भी नहीं था कि पत्नी के पास भी आ सकता और पति पत्नी का रिश्ता बना सकता, क्योंकि वह नामर्द था। और अपना रोब मुझ पर जमाने के लिए और वह साबित करने के लिए कि वह एक पूरा मर्द है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेजता था, जो मेरे साथ बेदर्दी से सलूक करते थे। मेरे माँ बाप ने अमित पर केस कर दिया और मुझे तलाक भी दिलवा दिया। अमित पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी ने उसे इसी बात पर तलाक ली थी कि वह नामर्द है। शायद अपनी इसी कमी को छुपाने के लिए और अपनी पत्नी पर यह साबित करने के लिए वह औलाद पैदा कर सकता है, इसलिए उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझे यही बताया था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाला एक से ज़्यादा लोग हैं। यह बात झूठ नहीं थी। अमित मुझे प्रेग्नेंट करने के बहाने नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ यह घटिया खेल खेल सके और अपनी पहली बीवी पर यह जताने के लिए कि वह पूरा मर्द है उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। पूरा 1 साल लग गया था मुझे संभलने के लिए, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ अमित ने मुझे 2 महीने में दी थी वह कम ना थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखा था। इस बार भरी पूरी फैमिली थी। हाँ, लड़का शादीशुदा था और उसकी पहले से एक बच्ची भी थी। बच्चे की पैदाइश पर ही उसकी पत्नी चल बसी थी, लेकिन ना मुझे इस बात पर ताज्जुब था और ना ही मेरे माँ बाप को। और आज मैं अपनी भरी पूरी ससुराल में हंसी खुशी रह रही हूँ। मेरा पति मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है और मैंने भी उसकी बच्ची को सच्चे मन से अपना लिया है और उसे सगी माँ की तरह प्यार देती हूँ। भगवान ने मुझे जितनी तकलीफ दी थी उसकी भरपाई एक अच्छे पति के रूप में देकर कर दी थी। मैं अपने भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफ़र दिया था। लड़की के माँ बाप यह सोचकर अकेले लड़के को अपना दामाद के रूप में चुनते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं कि अकेला है, हमारी बेटी पर सास ससुर ननद और परिवार का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ससुराल भरा पूरा और सास ससुर हो तब लड़की अपने ससुराल में ज़्यादा सुखी रहती है, क्योंकि पीछे से अगर पति कोई गलती करता है तो उसे डांटने के लिए सास ससुर मौजूद होते हैं, उसे सही राह दिखाने के लिए, उसे समझाने के लिए। उसके माँ बाप का हाथ उसके सर पर होता है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।